नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में ये जो 16th नंबर का वीडियो होगा वेलफेयर ऑफिसर के प्रिपरेशन के क्रम में, और 15th वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो एनसीडब्ल्यू की एक अपनी बुकलेट है, मैनुअल है, जो जिसमें इन्होंने महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, महिलाओं से संबंधित जो बुलिंग, हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, तरह तरह की जो समस्याएं आती हैं उससे संबंधित नियम और कानून इन्होंने बताए हैं। संविधान में क्या प्रावधान है, आईपीसी की सेक्शंस में अलग अलग क्या प्रावधान है, एक्ट्स कितने बने हैं, उन एक्ट्स में कैसे आप कानून का सहायता लेके अपने साथ हुए अत्याचार के ऊपर आवाज उठा सकते हैं। तो वो बेसिकली इसमें दिया हुआ है। 15वां वीडियो जो था इसका पहला पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट होगा और इस दूसरे पार्ट पे ही मैं इसको कवर कर दूंगा कम्प्लीटली। तो इसे आप ज़रूर देखें, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। DSSB वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर और प्रिजन ऑफिसर, तीन की एक साथ जो वैकेंसी आई थी वो उसी के लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि ये जो और एग्ज़ाम है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी आया है इसमें नए वाले वैकेंसी में, जिसका कल लास्ट डेट था, परसों। प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफिसर और लेबर वेलफेयर ऑफिसर, और दो तीन और असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इन सब वैकेंसी में भी ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं WCD का और उससे अलाइड चीज़ों का ही ये वैकेंसी है। और सोशल वर्क, कोर सोशल वर्कर का काम यही होता है कि वो सोशल जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर रिस्टोर कराए, है ना। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल बिना देरी किए हुए। 2.12 से स्टार्ट कर रहे हैं, पिछली बार यहीं से छोड़ा था हमने। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इस एक्ट में बेसिकली आप इसी से समझ गए होंगे टाइटल से, कि जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं यानी वर्क प्लेस, वहाँ पे प्रिवेंट करना और प्रोहिबिट करना, यानी रोकथाम और प्रतिबंधन, और उसके बाद में प्रतिबंधन के बाद उसको रीएड्रेसल, मतलब उसका सुनवाई करना। कि अगर किसी महिला के साथ किसी ने अभद्रता से बातचीत करी है, किसी महिला को किसी तरीके से सेक्सुअल फेवर लेने के लिए, चाहे वो उसका सुपरवाइजर हो या उसका हेड हो, फैकल्टी मेंबर हो, कोई भी हो जो अथॉरिटी पोजीशन पे है, सेक्सुअल फेवर लेने के लिए किसी भी तरीके की एक्टिविटी करता है, उसको हैरेस करता है जिससे वो उसको सेक्सुअल फेवर दे, या उसका कलीग है उसको गलत तरीके से छूता है, टच करता है, गलत बात बोलता है, टोंट बोलता है, आपस में दो दोस्त हैं, तीसरे लड़की से कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल बोलते हैं जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाए। तो ये सारे चीज़ जो है सेक्सुअल हरेसमेंट में ही आते हैं वर्क प्लेस पे ऊपर। यानी अगर आप कहीं काम कर रहे हो और वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट में आप ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जिससे एक महिला अनकंफर्टेबल हो जा रही है, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हो सकता है। और सेक्सुअल हरेसमेंट नॉट इन द फॉर्म ऑफ वोकल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टचिंग, गुड टचिंग, बैड टचिंग, इट डजेंट मैटर कि आप किस सेंस में टच कर रहे हो, ये मैटर करता है कि उस महिला को कैसा परसीव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, आपके अंदर ये सेंसिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, अदर देन मेल कैंडिडेट्स, और जो जेंडर के हैं। ठीक है, इट डजेंट मीन्स कि आप अगर ट्रांसजेंडर हो तो आपको पूरा राइट दे दिया गया है कि किसी महिला को किसी तरीके से छू लो, है ना। तो ये वर्क प्लेस हरेसमेंट में ही आएगा। इवन अगर हम और सेंसिटाइज होने की बात करें, तो ऐसी महिला जो ऑलरेडी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है किसी के साथ, और वो अपने वर्क प्लेस पे है, वहाँ और भी महिलाएं काम करती है, उनको गलत तरीके से मॉडिफाइड करती है, उनको गलत तरीके से गाइड करती है, मिसगाइड करती है किसी भी तरीके, वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट में आएगा। तो ये मेरे बताने के पीछे से इतना राज था कि ये इसका क्रक्स है। किसी तरीके से अगर आप इन्वॉल्व हो इसमें तो आपके ऊपर ये एक्ट लागू होगा और आपको उस एक्ट के तहत जो भी जुर्माना है, जो भी सजा है, वो काटनी पड़ सकती है।
तो बहरहाल अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में आया, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड फॉर मैटर्स एसोसिएटेड विद और रिलेटेड टू। तो ओवरऑल हमने ये सारी चीजें आपको समझा दिया है। The act is based on the guidelines of Honorable Supreme Court of India, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो विशाखा वर्सेस 19 राजस्थान के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसके बारे में फैसला दिया था, और फिर ये गाइडलाइन उसी को कोट करके, इसी धारा को, इसी को फैसले को कोट करते हुए ये एक्ट बनाया गया। प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन। तो आप लोगों ने सुना होगा, सीडा का नाम सुना होगा, एक सीडा कन्वेंशन, वही है, सीडा का फुल फॉर्म यही होता है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स। किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन अगर वीमेन के खिलाफ हो रही है तो उसको इरेडिकेट करना, उसको एलिमिनेट करना, उसी के अंतर्गत ये पोस एक्ट आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 29। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन तो खैर नहीं पढ़ेंगे, बट ये देख लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज इसमें लिखा हुआ है। ऑन ऑफ द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एन एक्ट आर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। यानी एक्ट मतलब यहाँ ये एक्ट वाला नहीं है कानून वाला, ये एक्ट मतलब आपका एक्शन, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा प्रतिरूप या व्यवहार, या कंप्राइजेस फिजिकल, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, इमोशनल मतलब भावनात्मक रूप से, फाइनेंशियल सेफ्टी मतलब पैसे देने या उसका ना देने के तौर पे, कि पैसा नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे तो वो सेक्सुअल बिहेवियर या के लिए मेरे तरफ जो है आकर्षित होगी, ऐसा कुछ। सिक्योरिटी ऑफ वुमेन और वर्कर। तो ये सारी चीजें इस सेक्शन 29 में आ गई। लीगली स्पीकिंग सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड सच अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर एज physical contact and advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी चीजें उसी में आ जाएंगी। तो ये बहुत ही आपके हाईली सेंसिटिव होने की जरूरत है। आप कुछ भी पोस्ट कर देते हो अपने सोशल मीडिया पे, कुछ भी बोल देते हो, बट अगर कोई ऑफेंड हो गई महिला आपके उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में, आपके फ्रेंड लिस्ट में है, तो वो इन सब चीजों को कंसीडर करके, फ्रेंड लिस्ट मतलब आपके वर्किंग प्लेस वाले, तो वो कर सकते हैं कंप्लेन। एम्प्लॉय सेक्शन 25। द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय का दिया गया है, अंडर द पोस्ट एक्ट इज फेयरली वाइड टू कवर रेगुलरी, जो रेगुलर एम्प्लॉय है, टेम्परेरी है, एडहॉक है, इंडिविजुअल्स इंगेज्ड ऑन अ डेली बेसिस, जो डेली वेज पे आते हैं, आइदर डायरेक्टली आर थ्रू एन एजेंट, यानी आउटसोर्स भी है अगर तो, contract laborers, co-workers, probationers, trainees, and apprentices with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied। तो अब ये इतने लोग एम्प्लॉय के सेक्शन में आएंगे। जैसे हॉस्पिटल के हिसाब से देख लेते हैं, हम लोग के डिपार्टमेंट में बहुत सारे लड़के जो ट्रेनिंग करने आते हैं, इंटर्नशिप करने आते हैं, तो उनको भी इसमें रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय नहीं है तो अगर इन्होंने कोई क्राइम किया है तो दूसरा एक्ट लगेगा। अगर वो वर्क प्लेस पे कोई ऐसा मिसकंडक्ट करते हैं तो इसी सेक्शन में उनको सजा होगी, इसी सेक्शन के अंडर वो कंसिडर किए जाएंगे। अब वर्क प्लेस का मतलब क्या हुआ, कार्य की जो स्थान है, कार्य स्थान, वो क्या होगा। तो इस एक्ट में ये कहता है, extended workplace as per the post act, workplace includes any place visited by the employee, जहां एम्प्लॉय को काम करना पड़ रहा है वो वर्क प्लेस ही होगा। अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ commuting to and from the place of employment। For example, the definition includes private sector organizations, government owned controlled establishment, hospital oblique nursing homes, vocational oblique educational home institutions, dwelling places in case of domestic worker, sports institutes, stadium and covers unorganized sector as well। तो अभी आपने देखा होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, अब इसमें आप समझ सकते हो ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में, स्टेडियम्स में जो हुआ है उसको भी उन्होंने कंसिडर, मतलब रखा था कि हमारा हुआ है हरेसमेंट, जब जीत के आई थी तो उसको कंधे पे बिठाया या उनको हक किया, तो उसको भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स और स्टेडियम वाले स्थान को वर्क प्लेस मान लिया गया है। तो ये एक्ट उसमें लगा है। सर कंप्लेंट्स कमेटी क्या होगी, इंटरनल कमेटी।
इंटरनल कमेटी होती है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उन्हीं में से कुछ महिला एम्प्लॉयर को, कुछ पुरुष एम्प्लॉयर को उस कमेटी में जो अथॉरिटी पोजीशन पे होते हैं प्लस कुछ एम्प्लॉय होते हैं, उन्हीं की एक कमेटी बनाई जाती है। और अगर इंटरनली कोई ऐसा काम हुआ है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी होगी वो आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, सीधे पुलिस को नहीं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आने का पुलिस का डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होता है जब तक जो उससे हेड है। सपोज करो कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का, अगर मेडिकल कॉलेज है तो उस हॉस्पिटल का जो ईडी होगा या डायरेक्टर होगा उससे परमिशन लेना होता है पुलिस को। तो इंटरनल कमेटी में पोस्ट एक्ट रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर टू सेट अप एन इंटरनल कमेटी, यानी ये जो एम्प्लॉयर है जो नौकरी आपको दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है। एट ईच ऑफिस और ब्रांच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 10 आर मोर एम्प्लॉइज, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी को बनाने की ज़रूरत होती है। लोकल कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ए लोकल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है जो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है बनाने के लिए। रिड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट वेयर द इंटरनल कमेटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एन अकाउंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लेस देन 10 एम्प्लॉइज। कंप्लेंट प्रोसेस क्या होगा, तो जहाँ पे आईसीसी है वहाँ आईसीसी पे पहले करेंगे, यानी इंटरनल कमेटी पे, फिर लोकल कम्युनिटी पे। ठीक है, लोकल जो भी आपकी कमेटी बनी हुई है, द इंक्वायरी मस्ट बी completed विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, और जो इंक्वायरी होगी वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अ कंप्लेंट इज टू बी मेड इन राइटिंग बाय एन एग्रीव्ड वुमेन, जिसके साथ ये घटना हुई है उसे लिखित में कंप्लेन करना होगा। और 3 मंथ के अंदर, जिस दिन आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है उससे 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेन करना है। द टाइम लिमिट में बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब ये जो 3 महीने की पीरियड्स है, इस 3 महीने के जो समय है, इसके अलावा 3 महीने और बढ़ाई जा सकती है, यानी 6 महीने तक हो सकता है, लेकिन वो कुछ निश्चित circumstances में होगा, हर अलग अलग इन्वायरमेंट में नहीं होगा। द इंक्वायरी मस्ट बी completed in 90 days where the ICC finds that the allegations against the respondent are proven, it must submit a report to the employer। और अगर जो इंटरनल कोर कमेटी है उसने ये देखा कि कुछ भी जो कंप्लेन की गई उसमें सच्चाई है या जो भी है, जो एलिगेशंस लगाए हैं उसमें कुछ भी है, उस रिपोर्ट को एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा। टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट, और उस मिसकंडक्ट के बिहाफ पे सेक्सुअल हरासमेंट अगर हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है तो उस पर एक्शन लेना होगा। टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ रिस्पोंडेंट सच सम एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू बी पेड ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन टू हर लीगल हेयर्स। अगर कुछ ऐसा है तो उसकी सैलरी काटी जा सकती है जिसने ऐसा किया है रिस्पोंडेंट ने। ठीक है, तो सैलरी काटने के अलावा अगर ज़्यादा बड़ा केस है तो उसको लीगल हेयरिंग्स के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। द एम्प्लॉयर मस्ट एक्ट ऑन दीज रिकमेंडेशंस विद इन 60 डेज, और ये इस पे इसके रिकमेंडेशन के अंदर 60 डेज के अंदर उन्हें इस पे एक्शन लेना होगा, ऐसा नहीं कि उसको डिले कर सकते हैं। Before initiating an inquiry, the ICC or LCC may, at the request of the aggrieved women, take steps to arrive at a settlement between the parties. However, no monetary settlements can be made as the basis of such conciliation। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो आईसीसी और एलसीसी है, ये इन जो इंक्वायरी है इसको स्टार्ट करने से पहले एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीड वुमेन, जिन्होंने ये कंप्लेंट किया है, टेक स्टेप टू अराइव ए सेटलमेंट, और उससे पहले जो है सेटलमेंट कर सकते हैं अगर जिसने कंप्लेंट किया है, जिसके खिलाफ किया है। अगर नो मॉनिटरी सेटलमेंट कैन बी मेड एज द बेसिस ऑफ सच, और ऐसा नहीं है कि पैसे ले दे के तुरंत सेटलमेंट कर लो, बट हाँ ये है कि अगर सामने वाला जिसने गलती किया उसने माफी मांग लिया तो वो आईसीसी और एलसीसी का उसको रिकंसाइल कर सकता है। इन द केस ऑफ ICC or LCC is of the view that a malicious or false complaint has been made, और अगर गलत कंप्लेंट में आएगा, it may recommended that a penalty will levied on the complainant in accordance with the applicable service rules behavior। तो अगर ये हुआ कि ये false complaint कर रही है महिला तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, और वो एक्शन ICC LCC ले सकती है, इसमें चीज लिखा हुआ है। प्रोविजन ऑफ इंटरिम रिलीफ सेक्शन, अब इंटरिम रिलीफ सेक्शन का भी एक प्रोविजन है। देयर इज द प्रोविजन ऑफ इंटरिम रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर और अदर सुटेबल रिलीफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी अपॉन रिटन रिक्वेस्ट बाय द एग्रीव्ड एम्प्लॉय।
नेक्स्ट जो चैप्टर है वो साइबर क्राइम को लेके है। अब साइबर क्राइम करंट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप लोगों को और ज़्यादा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। जो हम कुछ भी अ, देखते हैं कि किसी भी महिला का जिसको आप जानते नहीं हो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, या आप किसी महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर महिला है, महिला नाम से प्रोफाइल है, तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय द वे गलती से एक्सेप्ट भी हो गया, तो उसको डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करने लग जाते हैं। वो जो वीडियो कॉलिंग कर रहे हो आप बिना उसके परमिशन के, बिना उसके जान पहचान के, वो भी साइबर क्राइम में आएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी पोस्ट कर दे रहे हो, एक ग्रुप में पोस्ट कर दे रहे हो जिसमें आपके कलीग्स हैं या आपके बैचमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, और अगर उसमें आप ऐसा कोई पोस्ट करते हो जो सेक्सुअली ऑफेंड कर सकता है किसी लड़की को, तो वो भी साइबर क्राइम में आएगा। आप किसी को मेल कर रहे हो, आप किसी को कोई इंडिविजुअल पोस्ट कर रहे हो जिसमें कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें हैं जो किसी भी तरीके से उसको ऑफेंड कर सकती है महिला को, तो वो सेक्सुअल और बाकी और जो अलग अलग क्राइम्स है उसमें आ जाएगा। तो साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो हम लोग अभी देखेंगे। अब साइबर क्राइम में जो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, या इंटरनेट के माध्यम से कोई फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है, तो वो सब साइबर क्राइम में आएगा। पर्टिकुलर यहाँ अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, तो अगेंस्ट वुमेन में अनलॉफुल जो भी एक्टिविटीज होंगी वो साइबर क्राइम में आएंगी। थ्रू आउट इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हैव paved a way to new world of internet business networking and e-banking, budding as a solution to reduce cost, change the sophisticated economic affairs to easier, स्पीडी, एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग मेथड्स ऑफ। ओवरऑल इसमें आईटी का दिखाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो वही ये बता रहे हैं कि सब कुछ इजी तो हुआ है। वेरियस क्रिमिनल्स लाइक हैकर्स, लेकिन हैकर्स भी बढ़े हैं, क्रैकर्स भी बढ़े हैं, हैव आल्सो फाउंड वेज एंड मेजर्स टू इंटरफेस विद द इंटरनेट अकाउंट and have been successful in gaining unauthorized access to the user's computer system and stolen useful data। आप लोग देखते होंगे अभी रिसेंटली वो एआई से पूरा चेहरा बदल जा रहा है, पुराना चेहरा या 10 साल बाद आप कैसे हो गए सब। तो ये सब क्या है, ऐसे एक थर्ड पार्टी ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लेते हो आप, तो आपके जो मोबाइल का एक्सेस है, आपके गजेट का एक्सेस है, वो हैकर्स के पास चला जाता है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चला जाता है, कुछ अनऑथराइज्ड लिंक पे आप क्लिक करते हो, तो उससे भी आपकी जो गजेट की जो प्राइवेसी है वो, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ब्रीच होती है, उनके पास कुछ कुछ एक्सेस चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से वो आपके एक्सेस लेके और आपके साथ जो है आपका हैक कर सकते हैं सिस्टम, आपकी पेमेंट निकाल सकते हैं आपके अकाउंट से। तो बहुत सारे साइबर क्राइम का मेथड हो सकता है। In general, cybercrime may be defined as any unlawful act where computer or communication device or computer network is used to commit or facilitate the commission of crime। तो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अनैतिक काम अगर किसी ने किया है तो वो साइबर क्राइम में आएगा। हैरेसमेंट थ्रू ईमेल्स, ईमेल करके कैसे, includes blackmailing, threatening and constant sending of love letters in anonymous names or regular sending of embarrassing mails। तो ये भी harassment में आएगा। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग मतलब stalkers are strengthened by the anonymity the internet offers। He may be on the other side of the earth or next door neighbor or near relative। It involves following a person's movements across the internet by posting messages, बार बार मैसेज कर रहा है, sometimes threatening, कभी कभी धमकाने का भी मैसेज, on the bulletin boards frequented by the victim, entering the chat rooms frequented by the victim, constantly bombarding the victim with emails, etc. In general, the stalker intends to cause emotional distress and has no legitimate purpose to his communication। अब वो ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जो अपराधी है या जो साइबर बुलिंग कर रहा है, कि आपको बिना नाम के मैसेज कर रहा है, नए नए आईडी बना के मैसेज कर रहा है, तो ये सब साइबर स्टॉकिंग होगा। और उस साइबर स्टॉकिंग के तहत उसको सजा होगी। अभी एक देखो केस दिया है, रितुज कोहलीज केस, वार्निंग बेल टू द गवर्नमेंट। रितुज कोहलीज केस वाज इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का पहला ये केस था रितु कोहली का। Reported in India, the victim complained
to the police against the person who was using her identity to chat over the internet। यानी ऋतिक कोहली नाम से उसने एक आईडी बना लिया और उससे चैट करने लगा। सी फर्दर कंप्लेन दैट द perpetrator was also giving away her address online and using absence language, और गलत तरीके से बात करता था। हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वर आल्सो लीक्ड, और उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल थी वो भी लीक कर दिया। लीडिंग टू फ्रीक्वेंट कॉल्स टू ऑड आवर्स, यानी बहुत ही अलग रात में, देर रात में, जब कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में होता है उस टाइम कॉल करना या उस परेशान करना। कॉन्सिक्वेंटली द आईपी एड्रेस वाज ट्रेस्ड एंड पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द एंटायर मैटर एंड अल्टीमेटली अरेस्टेड द ऑफेंडर मनीष कठुरिया। तो ये मनीष कठुरिया को आईपी एड्रेस से ट्रेस करके पकड़ लिया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी आप लोग ये सोचते हो ना, ये जो थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाने लग जाते हैं, जो नए नए होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि आपको अगर पुलिस पकड़ना चाहे, आप किसी भी नेटवर्क से बात कर रहे हो, आप अपना नाम बदल लोगे, आप अपना कॉल नहीं उठाओगे, स्विच ऑफ कर लोगे, लेकिन तब भी वो पता चल जाएगा किस टावर से कितनी डिस्टेंस पे आप बात कर रहे हो, और आपको ट्रैक करके पुलिस पकड़ सकती है। तो ऐसे काम मत करो। फेसबुक पे या किसी भी इंस्टाग्राम पे फर्जी के नाम का जो आप लोग बना के उल्टे पुल्टे हरकत करते हो, वो पकड़े जा सकते हो, इस साइबर क्राइम में आता है। साइबर डिफेमेशन आल्सो कॉल्ड साइबर स्मेयरिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द इंटेंशनल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनदर पर्सन्स राइट टू हिज गुड नेम। साइबर डेफेमेशन में जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स का, या जिनको बहुत नाम है, नेता है, उनके नाम का अकाउंट बना के लोग चलाने लग जाते हैं, तो वो भी डिफेमेशन में आता है। कंप्यूटर्स एंड ऑफ द इंटरनेट इट इज कंसिडर मोर ऑफ अ मीनिंग ओविंग टू इट्स एक्सपेडिशस नेचर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी तरीके के बच्चे का अगर कोई पोस्ट डालते हो, फोटो डालते हो, और वो एक कह सकते हो प्लेजर के लिए डालते हो, सेक्सुअल प्लेजर के लिए डालते हो, या सेक्सुअल प्लेजर लेने का आपका इंटेंशन नहीं है, बट उससे आप पैसा कमा रहे हो। आप जितने भी देख रहे हो आपकी छोटे छोटे बच्चों, लड़कियों को 5-5 साल 7 साल के अश्लील गानों पे अश्लील मूव्स करते हुए, अगर कोई उस पर ऑफेंड हो रहा है तो उस पे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक्ट, मतलब जो केस है वो लगेगा, और वो वहां पे जो एक्ट काम करेगा वो पॉक्सो काम करेगा। आपने एक केस देखा होगा, जो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न ने अपने एक शो वो लोग कर रहे थे, आज की 6-7 साल पहले की बात है। पापॉन बहुत फेमस सिंगर है, तो उन्हीं के ही एक स्टूडेंट ने जब गाया, और उसको गाने के बाद जाके उन्होंने हग किया और उन्होंने उसके गाल पे किस किया, मतलब वो लड़की मुश्किल से 7-8 साल की होगी, 10 साल की होगी, बिलो 10 ईयर थी। उस पे एक महिला एक्टिविस्ट ऑफेंड हो गई और उन्होंने केस किया। पापॉन को वो शो छोड़ना पड़ा, और जबकि उसके फादर ने, लड़की के फादर ने कहा कि नहीं, वो मैं वहां पे था, उन्होंने गुड फेथ में वो चीज किया, इंटेंशनली नहीं किया है, और उनका कोई इंटेंशन नहीं था सेक्सुअल प्लेजर लेने का। बट अल्टीमेटली कोई महिला या कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंड हुआ है इस चीज से, तो वो केस कर सकता है। तो अब सोच लो, आप इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा केस हो गया तो आपके साथ क्या ही होगा, है ना। तो साइबर बुलिंग में भी वही आएगा, लैपटॉप, फोन, मोबाइल के माध्यम से किसी को बार बार परेशान करना। साइबर ग्रूमिंग इज व्हेन अ पर्सन बिल्ड्स एन ऑनलाइन रिलेशनशिप विद अ यंग पर्सन एंड ट्रिक्स और प्रेशर्स हिम हर इनटू डूइंग सेक्सुअल एक्ट। तो साइबर ग्रूमिंग का मतलब, जो आप तरह तरह के आईडी बनाते हो और आईडी बना के फिर उस पे सेक्सुअल चैट करने स्टार्ट कर देते हो, सिर्फ महिला अगर है तो ये सारी चीजें साइबर ग्रूमिंग में आएंगी। चैप्टर 11 of the act deals with the offenses such as tampering with computer source documents। अब कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को अगर आप किसी तरीके से लीक करते हो, अगर आपको आईटी का नॉलेज अच्छा है, तो उसमें भी 2 लाख का फाइन है, जुर्माना है, 3 साल की सजा है, बहुत सारी है। तो ये आप देख लेना। अपने अपनी क्या बोलते हैं, सुरक्षा खुद के हाथ है। प्रोसीजर फॉर रेमेडी इन केस ऑफ साइबर क्राइम, विक्टिम में कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट साइबर सेल और पुलिस स्टेशन। ऑफ साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन हर जगह स्टार्ट हो गए। अ कंप्लेंट में आल्सो बी फाइल्ड एनोनिमसली थ्रू नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये जो एनसीआरपी है, इस पे भी आप cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। द फाइल अ कंप्लेंट एलिजिंग कमीशन ऑफ अ साइबर क्राइम, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइड। अब इसमें जो जो आपके साथ
जिस लिंक से, जिस यूआरएल से आपके साथ साइबर बुलिंग हुआ है, वहां से आप ये डिटेल जो है देख लेना, ये सब डालना पड़ता है। All relevant information leading to answer the following question: what has been compromised in the system, who might have compromised the system, ये सारी चीजें उसमें आपको डालनी पड़ेंगी। few measures for online safety, जो सेफ्टी के लिए मेजर्स हैं: keep an eye out of the phone email messages, don't respond to email messages, ask of personal information, steer clear of fraudulent websites, pay attention to privacy policies on websites and software, guard your email address, strong password। तो ये बेसिक जो आपके एक हिसाब से कह सकते हो मेजर्स हैं, वो अपनाने चाहिए। उसके बाद वुमेन एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, जो महिलाओं की अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अधिकार है, उसकी बात कही गई है। अब इसमें एक नया कानून भी जुड़ गया है, तो उस नए कानून को हम किसी दिन जब करंट के इशूज़ को, कंकरेंट इशूज़ को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम कवर करेंगे। एबॉर्शन और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक एक्ट है, जो एक्ट के तहत किसी महिला को, ये आप देख सकते हैं, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया। उस महिला के साथ अगर कोई बहुत, उसकी स्वास्थ्य को बहुत जो है नुकसान पहुंचा सकता है, अगर उसको गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, तो अलग अलग कंडीशन है उसमें, कौन कौन रिकमेंडेशन करेगा, किसके रिकमेंडेशन पे, मेडिकल रिकमेंडेशन पे क्या नाम है, एबॉर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो पूरा उसमें है, वो अलग हम डिस्कस करेंगे। बट इसमें देख लेंगे आप सेक्शन 312 और सेक्शन 313, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। तो अगर बिना महिला के कंसेंट के मिसकैरेज हो रहा है या अबॉर्ट हो रहा है बच्चा, तो वो एक आईपीसी की जो अलग अलग सेक्शन है 312 313, उसके तहत वो एक ऑफेंस है और उसके तहत सजा होगी। हाउएवर देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर इट इज लीगल टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। तो डॉक्टर के एडवाइस के बिहाफ पे अगर वो अबॉर्शन हो रहा है, तो वो इसमें ऑफेंस में नहीं आएगा, क्राइम में नहीं आएगा। बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई भी तरीके की एबॉर्शन होती है, चाहे मेडिसिन लेके या डॉक्टर के हेल्प से, तो वो सब उसमें सजा के भुगतोगे होंगे। टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ द मदर्स लाइफ फिजिकल और मेंटल, और द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय द रेप, द चाइल्ड इज बॉर्न कुड बी ग्रेवली डिफॉर्म्ड। तो इतने कंडीशन में वो लीगल होगा। अगर किसी रेप की वजह से महिला प्रेग्नेंट हुई है, तो उसका अबॉर्शन करा सकते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 आप सभी को पता होना चाहिए। ये एक्ट तरह तरह की जो कॉजेज होती हैं जिससे प्रेगनेंसी आ जाती है, और प्रेगनेंसी में कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो अलग अलग कंडीशन होता है। सपोज करो बच्चे को कोई सीवियर फिजिकल इलनेस दिख रहा है, या बच्चे को कोई सीवियर मेंटल इलनेस, मतलब सेरेब्रल पैल्सी जैसा कुछ, या उसका धड़कन प्रॉपर नहीं चल रहा है, प्रॉपर बॉडी डेवलप नहीं हुई है, तो उस वैसे कंडीशन में अबॉर्शन की के लिए जो है रिकमेंड किया जा सकता है। प्रियंका conceived a child, एक केस है, देख सकते हो आप। conceived a child after 3 years of her marriage, the doctor told her that she is having some problem in her pregnancy. After 13 weeks the fetus was diagnosed some genetic disorder। अब कुछ genetic disorder diagnose हो गया। due to this disorder child would have faced serious mental problem if he would survive as well, there was a threat to mother's life also। तो महिला के जीवन को भी खतरा था, और अगर बच्चा पैदा भी हो जाता तो उसको सीवियर मेंटल इलनेस होने के चांसेस थे। ऐसे कंडीशन में प्रियंका's मदर wants her to terminate her pregnancy। तो यहाँ पे अगर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स हैं, वो अलाउ करते हैं, तो वो कर सकते हैं, अबॉर्ट करा सकते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फोर्टिसाइड, यानी जो गर्भ में ही बच्चे को मार देते हैं, उस पे ये कानून है। तो आप लोग तो सब इस चीज़ को जानते हो कि सेक्स अगर पहले से आइडेंटिफाई हो गया कि लड़का है या लड़की है, बहुत सारे लोग लड़की होती है तो उसका अबॉर्ट करा देते हैं, तो वो भी एक क्राइम है। और उस क्रिमिनल ऑफेंस में अगर कोई भी, चाहे वो जो मेडिकल स्टोर पे बैठ के जो एबॉर्शन की दवाई बेच रहा है, वो भी जो है उतना ही जिम्मेदार होगा जितना जिसने खरीदा है, तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। और जिसने ये जांच किया है कि महिला मतलब लड़का है या लड़की है, ठीक है, बिफोर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको भी सजा है, और वो वही सजा होगी जो इस एक्ट में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत होगा। तो इसलिए आप लोग जब जाते हैं अल्ट्रासाउंड, तो आपसे एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें लिखा होता है डिटेल में, आप अगर पढ़ेंगे तो।
तो ये बेसिक चीज़ें थी। प्रोसीजरल गाइडलाइन जो है फ्री लीगल एंड एड एंड सर्विसेज की, एक केस स्टडी देख लेते हैं। अनीता वाज अ लेबर ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट, while she was on duty she tripped off from the first floor. She got her leg and hand fractured, for which she claimed for the compensation. On the refusal of the contractors to pay the compensation, Anita felt helpless and sat quietly. Mr. Tariq is the lawyer where Suresh, Anita's husband, any Suresh, is working as a driver, suggested Anita that she can claim the compensation in the court. तो आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी होती है, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आपका इलाज कराने की, तो आप उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हो। और वो क्या है, आर्टिकल 39A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड फॉर द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इंश्योर्स जस्टिस देयर ऑफ। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए तो आपको सरकारी वकील जो है दिलाया जाएगा, और उसकी कुछ अपनी गाइडलाइन है कि आपका इनकम इससे कम होना चाहिए, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें। इन द ईयर 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो जिसके अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आता है, वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, it came into force on the 9th November 1995 with an objective to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal service to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. तो equal opportunity क्या है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी समान नागरिकता का जो अधिकार है सभी नागरिकों को, वही आर्टिकल 14 देता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी has been constituted under the Legal Service Authority 1987 to monitor and evaluate implementation of legal service under the Act. The Chief Justice of India is the patron of Chief of NALSA. तो नालसा के जो चीफ होंगे वो कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन एवरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मैंने आपको पहले बताया नालसा और डालसा, तो नालसा के चीफ जस्टिस होते हैं और डालसा के डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं वो होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। फर्दर एट ईच district level legal service authority and taluka legal service authority committee has been constituted to give effect to policies and directions of NALSA and provide free legal services to the people and conduct lok adalas in the state. The state legal service authority are chaired by honorable chief justice of the state, and district taluka legal service committee are chaired by judicial officers of the district level तालुका। तो स्टेट लेवल का जो हाई कोर्ट का होगा चीफ जस्टिस वो देखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो। फंक्शनल ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का क्या काम होता है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू एलिजिबल पर्सन। फॉलोइंग पर्सन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर बीइंग एलिजिबल टू अवेल द फ्री लीगल एड। कौन कौन होंगे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, SC/STs, industrial workers, victims of massive disaster, violence and natural calamities, disabled person, person in custody, person whose annual income does not exceed 1 lakh। ठीक है। उसके बाद में विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम है। फ्री लीगल एड सर्विस में क्या दिया गया, प्रोवाइड ऑफ एन एडवोकेट फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स, पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, प्रोसेस फॉर फीस और all other charges payable incurred connection to legal proceedings, preparation of appeals paper books including printing and translation of document in legal proceeding. NALSA has also initiated legal aid council scheme to provide meaningful legal assistance to under trial prisoners who due to lack of resources or other disabilities cannot engage a council to defend them। तो ये भी है कि अगर जो जिसके साथ कोई अपराध हुआ है वो उसके पास पैसे नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता एक तो उसके लिए भी नालसा असिस्ट करती है। नाउ लीगल एड काउंसिल्स have been attached to each magistrate court to provide assistance and defend a person who is not able to engage counsel right। ओवरऑल इसका कंप्लीटली यही है कि हर व्यक्ति तक जो कानून कानूनी उसका अधिकार है, उसको न्याय मिलना चाहिए, वो दिलाने का काम नालसा करता है, डालसा करता है। एक राइट ऑफ अरेस्टेड वुमेन का, एट अराउंड 8:30 इन द इवनिंग मिसेस माला वाज हैविंग हर डिनर एट हर हाउस। Some policemen knocked her door and told her that she is under arrest as a complaint has been lodged against her. They forcibly held her hand and brought her to the police station. Her sister wanted to accompany her, but the policeman refused her to join. तो ये भी पुलिस वालों का अधिकार नहीं है, महिला को महिला पुलिस से लेके जाएगी। और कुछ कंडीशन है कि आफ्टर 6 PM
अगर अंधेरा हो गया तो उसको पुलिस जो मेल पुलिस है वो नहीं ले जा सकती, उसमें उसको अलग अलग सेक्शन में वो जाके जो है क्लेम कर सकती है उसको जो उन्होंने अरेस्ट किया है, एक मिसबिहेव किया है। तो इसमें दिया है सी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ फॉर द हर अरेस्ट एंड फुल पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस लीव्ड ऑन हर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, किस वजह से आप आए हो तो उसका पहले नोटिस देना होगा। सी हैज राइट टू सी वारंट, या वारंट आपने दिया है कि नहीं दिया है। सी हैज द राइट टू प्राइवेसी वाइल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। सी हैज द राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर of her choice and to be defended by him. The accused must be produced before the magistrate within 24 hours of arrest। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो, उनको पीट नहीं सकते हो। और अगर राइट्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इन जेल्स, और अगर महिला जेल में है, प्रेग्नेंट है, तो उसका प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर जो भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो उसका अपना राइट है। द लीगल असिस्टेंस टू पेयर इंडिजेंट एक्यूज अरेस्टेड एंड पुट इन जियोप्रेडी of the life of personal liberty is a constitutional imperative mandate not only by Article 39A but also by Article 14 to 21 of the Constitution। तो 14 से लेके 21 में जो नागरिक का मौलिक अधिकार है उसके अगेंस्ट अगर जाके कोई एक्ट हुआ है तो भी वो फेस कर सकती है। तो ये ओवरऑल था क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सेल, लो स्टेटस ऑफ वुमेन लिटल, मतलब ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। किसी भी तरीके से क्राइम होगा तो वो अपने लिए कंप्लेन कर सकती है विमेन सेल में। ओवरऑल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में देख लेते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेटअप एज स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992। तो 1992 में जनवरी में इसको बनाया गया अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो ये हमेशा ध्यान ध्यान देना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट कब आया? 1990 में। और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, एक बॉडी बनाई गई 1992 में जनवरी में, with a mandate to safeguard the constitutional rights of women. It is concerned with the advising government on the policy matters affecting women। तो महिलाओं से संबंधित अगर कोई जो है अपराध होता है तो उसमें ये एनसीडब्ल्यू एक्ट जो है इंटरवीन करती है। तो इस तरीके से आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं समाप्त कर पाया हूँ। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रैपिडली इसलिए किया है क्योंकि वो बेसिक चीज़ों को आपको पता होना ज़रूरी है। आईपीसी और उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि लॉज रिलेटिंग टू वुमेन बुकलेट, ये बुकलेट जो तैयार किया गया है जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, कोलैबोरेशन विद एजुकेशन बोर्ड फॉर क्लास 11th एंड 12th अक्रॉस इंडिया। तो इसको हमने आपके सामने रखा। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहां आपको ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्लस आप हमें मैसेज कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।